ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3। तो डेटा हैंडलिंग के बारे में आप थोड़ा बहुत पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे उनसे ग्राफ्स बनाए जाते हैं। ये सारा रिप्रेजेंटेशन जो है आप छोटी क्लास में ऑलरेडी करके आए। तो अब अपन क्या करेंगे, एक स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ और टाइप के डेटास, फिर उनके अलग टाइप के ग्राफ्स, ठीक है, वो सब अपन सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे टेबल 3.1 देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए, जैसे अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह आपको अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, तो अब एक चीज़ बताइए, उस टेबल को यूज़ करके क्या मैं बता सकता हूँ कि जयपुर में मेरा जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो कौन से दिन था, ठीक है। अगर आप टेबल को वापस देखना चाहते हैं तो देखिए, जयपुर का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था, 39 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से दिन था? डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें डेट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। तो हमेशा डेटा कलेक्ट करते वक्त अपने को एडवांस में ये मालूम होना चाहिए कि अपने को डेटा क्यों यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के ही अपन डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर सोचिए, मुझे ऑलरेडी मालूम होता कि मुझे ये पता करना है कि मेरा हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से दिन गया था, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे डेट्स भी मार्क करता। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है, बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर। क्लियर है? उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब टीचर ने उनको अरेंज किया, तो सबसे पहले उसने क्या किया, रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। सपोज कीजिए ये 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते, यानी पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनके सबके मार्क्स होते। क्लियर है? तो अब टीचर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है या कौन से स्टूडेंट ने सबसे कम स्कोर किया है, कौन से बच्चे ने 60% के आसपास स्कोर किया है, ठीक है। तो आप डेटा को किस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू ऑर्गेनाइज द डेटा। क्लियर है? तो सेकंड टेबल में उसने क्या किया, टेबल 3.5। टेबल 3.5 और टेबल 3.4 डेटा सेम है, जस्ट अरेंज करने का तरीका अलग है। टेबल 3.4 में अगर आप देखेंगे तो डेटा रोल नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है। क्लियर है? अब टेबल 3.5 में अगर आप देखेंगे तो डेटा जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज है। जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उसका सबसे पहले, फिर जिसने उससे कम किया है उसका उसके बाद, इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब इसको देख के बड़े इजीली मैं बता सकता हूँ कि कौन हाईएस्ट स्कोर किया है, किसने लोएस्ट स्कोर किया है, ठीक है, कौन एकदम मिडल में है या फिर किसने 50% के आसपास स्कोर किया है। क्लियर है ये चीज़? तो डेटा से रिलेटेड दो एस्पेक्ट, एक तो डेटा में क्या क्या आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, दूसरा डेटा को आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है? ओके, अब अपन पढ़ेंगे डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ मतलब मैं किसी डेटा को किसी एक नंबर से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको अपन पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपने पास कितने टाइप की सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। अपने पास अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसीज अपन पढ़ेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। क्लियर है? तो बेसिकली मोड एंड मीडियन अपन आगे वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन। मीन को अपन कई बार अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज भी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज को। तो देखिए, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो टेम्परेचर आता है सिटीज़ का, कि हाँ यहाँ पे आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहा या आज का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ज़रा सोचिए कि अगर कोई बोलता है कि आज का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस था, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि पूरे दिन 34 डिग्री सेल्सियस ही रहा हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सुबह हो सकता है टेम्परेचर कम हो, दोपहर में टेम्परेचर हाईएस्ट हो, फिर शाम को वापस कम हुआ हो, ठीक है। तो वो जो 34 डिग्री सेल्सियस अगर कोई बोल रहा है कि आज का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? वो झूठ नहीं बोल रहा। एक्चुअली में वो उस दिन का मीन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। यानी उसने क्या किया, पूरे दिन का टेम्परेचर कलेक्ट किया, सुबह से लेके रात तक का, और उसके बाद उसका मीन निकाला। तो वो जो मीन आया उसको उसने उस दिन का टेम्परेचर बता दिया। क्लियर है ये चीज़? तो मीन जो है उस पूरे दिन का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बन गया। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, कई स्टूडेंट्स क्रिकेट बड़ा पसंद होता है, तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा हर एक बैट्समैन का आपको एवरेज स्कोर बताया जाता है, ठीक है। तो वो एवरेज स्कोर एक्चुअली में होता क्या है? सपोज कीजिए कि किसी बैट्समैन का एवरेज स्कोर 34 है, तो उस 34 से क्या मतलब है? क्या वो बैट्समैन हर एक मैच में 34 रन्स बनाता है?
ऐसा तो नहीं है, कभी वो 0 पे भी आउट हो जाता है, कभी वो सेंचुरी भी बना देता है, कभी वो हाफ सेंचुरी बनाता है, कभी 75 या 74 बना देता है, ठीक है। तो वो 34 जो कि उसका एवरेज स्कोर बताया जा रहा है, वो क्या चीज़ है? वो 34 एवरेज स्कोर इस तरह से है कि सपोज कीजिए उस प्लेयर ने टोटल 50 मैचेस अपने कैरियर के खेले होंगे, ठीक है, और 50 मैचेस में उसने टोटल 1700 रन्स बनाए होंगे। क्लियर है? तो अब अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें, टोटल उसने 50 मैचेस खेले हैं, रन्स उसके कितने हैं? 1700 हैं। तो कभी उसने 10 भी बनाए होंगे, कभी 50 भी बनाए होंगे, कभी 100 भी बनाए होंगे, कभी 0 पे भी आउट हुआ होगा। बट ये जो 34 है, ये 34 क्या चीज़ है फिर? 34 बेसिकली उसके एवरेज स्कोर को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज स्कोर का मतलब क्या है यहाँ पे? एवरेज स्कोर का मतलब ये है कि अगर वो सभी 50 मैचों में जो भी उसने खेले हैं, हर एक मैच में वो हमेशा 34 रन्स ही बनाता, ठीक है, तो भी उसका टोटल स्कोर कितना होता? 1700 होता। देखिए, अगर वो हर एक मैच में 34 रन्स बना रहा है, ठीक है, फर्स्ट मैच में भी 34 बनाए, सेकंड मैच में भी 34 बनाए, थर्ड में भी, ऐसे टोटल 50 मैच उसने खेले, सब में उसने 34 रन बनाए। तो आप निकाल के बताइए कि उसका टोटल स्कोर कितना रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? 50 इंटू 34 विच विल बी 1700। क्लियर है? तो एवरेज बेसिकली एक सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू भी इस तरह से कि जो मेरे पास टोटल ऊपर नीचे डेटा है, अगर मैं उसको बराबर बांट दूं तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब है, अगर एक प्लेयर कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से स्कोर करता है, ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये हर एक मैच में बराबर स्कोर करेगा और टोटल इसको इतने ही रन बनाने हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी मीन वैल्यू है। क्लियर है ये चीज़? अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट ले लीजिए, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? परसेंटेज में आता है। किसी ने 70% स्कोर किया, किसी ने 90% स्कोर किया, किसी ने 80% स्कोर किया, ठीक है। तो वो 80% 90% वो क्या चीज़ है? वो भी एक्चुअली में आपका एवरेज स्कोर है, ठीक है, या फिर अर्थमेटिक मीन है आपके मार्क्स का। अब देखिए, आपके 5 सब्जेक्ट थे। लेट सपोज आपके मैथ्स में जो नंबर आए वो आए 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, क्योंकि जनरली रामियो मेंटरिंग में बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 ही आते हैं। और साइंस में आपके कितने आए? साइंस में आपके आए अगेन 100 आउट ऑफ 100। क्लियर है? अब हिंदी में आपके कितने आए? हिंदी में आपके आए 90। इंग्लिश में कितने आए? इंग्लिश में आपके आए 80, ठीक है। और एसएसटी में कितने आए आपके? एसएसटी में आपके आए 70। क्लियर है? तो ये आपका टोटल रिपोर्ट कार्ड है। फिर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा, अरे तेरा रिजल्ट कितना रहा? तो आपने आपके फ्रेंड को क्या बोला? मेरे 88% बने हैं, ठीक है। तो 88% क्या है? ये आपके मार्क्स का एवरेज स्कोर है, या फिर ये आपके मार्क्स का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। जो कि कैसे निकला? आपने क्या किया, अपने जितने भी नंबर्स थे, ठीक है, उन सबको ऐड किया। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 440। क्लियर है? अब इसको मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 5 से। क्यों? क्योंकि मेरे टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे? 5, यानी मेरे पास टोटल 5 डेटा थे, ठीक है। तो सभी डेटा को मैंने ऐड किया एंड नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे को मिला 88, ठीक है। तो यही है मेरा परसेंटेज, जो कि एक्चुअली में क्या है? अर्थमेटिक मीन है। अब एक चीज़ देखिए, इस अर्थमेटिक मीन का या 88 का मतलब क्या है एक्चुअली में? इस अर्थमेटिक मीन का मतलब ये है कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 88 मार्क्स स्कोर करते, ठीक है, तो भी आपका टोटल क्या होता? आपका टोटल वही आता जो आपका अभी टोटल है। यानी इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 440 ही मिलेगा। क्लियर है? और आप इसको इस तरह से भी तो देखिए, समझ सकते हैं। 440 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, अगर मेरे पास 88 है तो अगर ये 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो 88 से मल्टीप्लाई होगा। तो 440 एक्चुअली में क्या है? 88 इंटू 5, या फिर 88 को 5 टाइम्स ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक मीन का मतलब समझ में आया? अर्थमेटिक मीन बेसिकली उस सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ये कहती है कि अगर बराबर बढ़ता तो इतना बढ़ता। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस केस में अगर आपको सभी सब्जेक्ट में बराबर मार्क्स मिलते और आपका टोटल स्कोर उतना ही रहना है जो कि अभी है 440, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 88 मार्क्स देने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए आपको क्या बोल रहा है। आशीष जो है वो 4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे पढ़ता है, ठीक है। ये 3 दिन का उसका डेटा है। यानी फर्स्ट डे वो 4 घंटे पढ़ाई की, सेकंड डे उसने 5 घंटे पढ़ाई की, थर्ड डे उसने 3 घंटे पढ़ाई की।
तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं इन सबको ऐड करता हूँ, किसको, 4, 5 एंड 3 को। तो मेरे पास टोटल कितना आया, 12 आवर्स। तो आशीष ने 3 दिन में 12 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है, कभी ज़्यादा की कभी कम की। तो अब मुझे उसका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब बोल मुझे ये रहा है कि ऐसा नंबर बताइए कि डेली वो उतने घंटे पढ़ता तो 3 दिन में उसके 12 घंटे कंप्लीट हो जाते। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी टोटल डेटा होता है अपने पास उसका सम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम किया, यानी 4 + 5 + 3, ठीक है, जो कि मेरे पास कितना आया, जो कि मेरे पास आया 12। फिर मैंने उसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, मैंने उसको 3 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे पास कितना था, 3 था, क्योंकि 3 दिन का उसका पढ़ाई का डेटा मेरे को गिवन था। तो अब देखिए, मैं जब 12/3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर आशीष फर्स्ट डे 4 आवर पढ़ता, सेकेंड डे भी 4 आवर्स पढ़ता, थर्ड डे भी 4 आवर्स पढ़ता, तो टोटल 3 दिन में उसने कितने घंटे पढ़ाई की, 4 + 4 + 4 यानी 12, या फिर ऐसे कहें कि 4 × 3 12। तो 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डेली अगर बराबर पढ़ता, इस तरह से नहीं कि कभी ज़्यादा पढ़ लिया कभी कम पढ़ लिया, तो उसको 12 आवर्स कंप्लीट करने के लिए डेली 4 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ती। ठीक है, तो ये 4 एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, एवरेज समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्रिकेट का स्कोर के बारे में है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बैट्समैन की 6 इनिंग्स का स्कोर गिवन है। फर्स्ट इनिंग में उसने क्या 36 रन स्कोर किए, सेकंड में 35, थर्ड में 50, इस तरह से 46, 60 एंड 55। तो अब जाहिर सी बात है बैट्समैन ने हर एक मैच में बराबर स्कोर तो नहीं किया, ठीक है, बट अब अपन से पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मीन रन स्कोर बाय हिम इन द इनिंग। क्लियर है, यानी अब मुझे मीन रन्स निकालने हैं। मीन बोले, अर्थमेटिक मीन बोले, एवरेज बोले, सब एक ही चीज़ है, ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो अब मीन पूछ रहा है, मतलब मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर वो हर एक मैच में बराबर स्कोर करता तो उसे कितना स्कोर करना पड़ता कि उसका जो टोटल है वो इम्पैक्ट नहीं होता, यानी अभी जो उसका टोटल स्कोर है उतना ही टोटल स्कोर उसका आता अगर वो हर एक मैच में बराबर स्कोर करता। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपके पास डेटा गिवन होता है उसको सम करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा गिवन था उसको सम किया, यानी 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55। जब मैंने इनका सम किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 282, ठीक है। तो जब सम हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उस सम को नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है आपके पास 6 इनिंग्स का डेटा है, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 6 से डिवाइड कर दिया। तो जब 282 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 47 आया। यानी 47 वो नंबर है कि अगर हर एक मैच में वो 47 रन बनाता तो भी उसका टोटल स्कोर कितना आता, 282 आता। आप करके देख सकते हैं, 47 को अगर आप 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास 282 आएगा, या 47 × 6 करके देखिए आपके पास 282 आएगा। 47 उस सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बराबर स्कोर करता तो उसको 282 रन बनाने के लिए 47 रन हर एक मैच में बनाने होते। क्लियर है, ओके। अब देखिए, आप अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मीन को और अच्छे से समझने के लिए। आप क्या कीजिए, डेली अपने स्टडी आवर्स रिकॉर्ड कीजिए, कितने दिन तक, 1 वीक तक, यानी 7 डेज तक। क्लियर है, फिर आप अपने स्टडी आवर्स का एवरेज निकालिए, तो आपको मालूम चलेगा कि आप ऑन एन एवरेज कितना पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है, अब आते हैं थिंक, डिस्कस एंड राइट, ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपने अभी तक मीन के बारे में पढ़ा या ऊपर जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि इज़ द मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है इज इट स्मॉलर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मीन होता है वो हमेशा जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, उनके बीच में लाई करता है, ठीक है। ना तो कभी जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे बड़ा हो सकता है और ना जो कभी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे छोटा हो सकता है आपका मीन। क्लियर है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बोल रहा है इज मीन बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो आपका आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बट यस इट कैन बी बिगर फ्रॉम फ्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कुछ वैल्यूज से वो बड़ा हो सकता है और कुछ वैल्यूज से वो छोटा होगा, ठीक है। अब सेकंड में बोल रहा है इज इट स्मॉलर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगेन नो, इट इज नॉट स्मॉलर देन ईच ऑफ द वैल्यूज, बट
yes, it will be smaller than few of the values or observations. क्लियर है ये चीज़? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं रेंज का। रेंज बेसिकली क्या है? रेंज बेसिकली आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है और उसी डेटा में जो लोएस्ट वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे मैं रेंज बोलता हूँ। यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट विल बी माई रेंज। ठीक है, तो इसी को समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 10 टीचर्स की एज दे रखी है। आपके स्कूल में जैसे हर एक टीचर की एज सेम नहीं होती, तो इस तरह से रेंडमली 10 टीचर्स की आपको एज दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो सबसे पहले तो ओल्डेस्ट टीचर देखिए, यहाँ पे ओल्डेस्ट टीचर आपको दिखेगा 54। ठीक है, 54 से कोई बड़ा है नहीं है। और यंगेस्ट टीचर देखिए, यंगेस्ट टीचर कितना है 23। 23 से कोई छोटा दिख रहा है आपको? नहीं है। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा है कि रेंज बताइए। ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेंज क्या होती है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो अभी अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट में वही निकाला है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। हाईएस्ट मेरा क्या है 54, लोवेस्ट मेरा क्या है 23। तो रेंज मेरी क्या होगी 54 माइनस 23। तो 54 अगर माइनस 23 में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 31। तो मेरी रेंज क्या है 31 ईयर्स। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, आपको मीन निकालना है कि मीन एज टीचर की क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी आपके पास डेटा है उन सब डेटा का सम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तो ऊपर तो क्या किया इसने, जितना भी आपके पास डेटा था उन सब का सम किया। तो इन सब का जब सम किया तो उसको क्या मिला, उसको 350 मिला। ठीक है, अब इस 350 को उसने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। 10 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो 10 टीचर्स का है। ठीक है, तो अपन हमेशा किससे डिवाइड करते हैं सम को, नंबर ऑफ डेटा से। तो अपने पास नंबर ऑफ डेटा कितना है 10 टीचर्स का, तो डिवाइड बाय 10। तो 350 डिवाइड बाय 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला 35। यानी मेरी एवरेज एज या फिर मीन एज जो टीचर्स की है वो कितनी है 35 ईयर्स। क्लियर है? ओके, तो अब आपको मीन एंड रेंज का दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Your mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.